टॉपिक कवर किए थे वो हमारा कुबरनेटिस सर्विस में क्लस्टर आईपी और नोड पोर्ट था। और एक्सटर्नल नेम भी डिस्कस किया था बट वो कंफ्यूजिंग था, तो उनको थोड़ा सा कवर अप करते हैं। कुबरनेटिस सर्विस में आपका पहले हम एलबी वाला पार्ट करेंगे, लोड बैलेंसर। एक्चुअली लोड बैलेंसर आपका वर्क तब करेगा जब आप अपने क्लस्टर को क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट पे सेटअप करते हैं तो। जैसे कि मैं मान लो कि क्लस्टर को क्रिएट कर दूं ईकेएस पे, इसमें क्या होता है कि लोड बैलेंसर भी लगा होता है। तो हम वैसे भी हमें एक क्लाउड नेटिव टूल्स का करना ही है पार्ट, तो उसके लिए पहले ये परफॉर्म कर लेते हैं। पहले हम अपना एक क्लस्टर क्रिएट करेंगे। जैसे पहले हमने जो क्लस्टर क्रिएट किया था वो हमने इंस्टेंस पे लॉन्च करके क्रिएट किया था। इसकी वजह बैकग्राउंड में कोई लोड बैलेंसर नहीं था, बट अब उसी चीज सेम चीज को हम परफॉर्म करेंगे। बैक आते हैं यहाँ पे आपको ईकेएस क्लस्टर, ईकेएस करके सर्च करना है, इलास्टिक कुबरनेटिस सर्विस। ये आपका एडब्ल्यूएस क्लाउड का नेटिव कुबरनेटिस सर्विस, मतलब कुबरनेटिस टूल है जो कुबरनेटिस क्लस्टर को क्रिएट करने में हेल्प करता है। तो इसमें लोड बैलेंसिंग या ऑटो स्केलिंग ये आपको परफॉर्म नहीं करना होता, ये पूरा मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट करने के ऑप्शंस आएंगे, बट इसको क्रिएट करने से पहले आपको इसके लिए नेटवर्क पार्ट भी करना पड़ेगा। तो नेटवर्क की इसके स्क्रिप्ट इसके ऑफिशियल साइट पे मिल जाता है, बट वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो हमारे पास एक क्लाउड फॉर्मेशन एक टूल होता है। क्लाउड फॉर्मेशन एक आपका आईएसी टूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड, जैसे टेराफॉर्म है। तो क्लाउड फॉर्मेशन में वाईमेल और जेसॉन स्क्रिप्ट के हेल्प से हम किसी भी इंफ्रा को ऑटोमेट कर सकते हैं कोड की हेल्प से। तो ये जो है आपका डिलीट है, मैं एक नया स्टैक, ये इसको यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन आएगा। इसका वेट करते हैं डिलीट हो जाए उसके बाद हम। तो इसकी स्क्रिप्ट्स मेरे पास होगा यहाँ पे। हमें कुबरनेटिस का एक पार्ट कवर करना है, तो एक ये फाइल हेल्पफुल है। सेकेंड जो है, तो नया स्टैक क्रिएट करते हैं, क्रिएट विथ न्यू सोर्स। एग्जिस्टिंग टेम्पलेट में अपलोड टेम्पलेट फाइल करना है, एंड देन आपको फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। जिस मतलब मैं ईकेएस क्लस्टर बनाने जा रहा हूँ, इस ईकेएस क्लस्टर के लिए आपका एक जो वीपीसी के पार्ट है, जो वीपीसी सबनेट्स, वो इस स्क्रिप्ट से क्रिएट हो जाएगा। ये स्क्रिप्ट मैं आपको उसमें अपलोड कर दूंगा, तो ये यहाँ पे हो जाएगा। बाकी ईकेएस के बारे में वैसे आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, इसके डॉक्यूमेंटेशन भी है। is a fully managed service by AWS that facilitates the deployment, management, and scaling of the Kubernetes cluster. Kubernetes is an open source system for automating the deployment, scaling, management of centralized applications. तो ये आपको EKS में क्या है कि सारी चीजें यहाँ पे मैनेज्ड, कंट्रोल प्लेन, कॉन्फॉर्मेंस एंड सर्विसेज के साथ इंटीग्रेटेड है। ठीक है, आपको हाइब्रिड ऑन प्रेमाइसेस के भी ऑप्शंस मिलते हैं। ये बहुत मल्टीपल एडवांटेजेस हैं इसके। टोटली एक मैनेज्ड प्लेटफॉर्म है, फुल्ली मैनेज्ड सर्टिफाइड कुबरनेटिस कॉन्फॉर्मेंट सर्विस दैट सिंपलीफाइज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग। इंटीग्रेट विद कोर सर्विसेज, क्लाउड वॉच के साथ इसकी मॉनिटरिंग कर सकते हो आप, ऑटो स्केलिंग ग्रुप के साथ इंटीग्रेटेड है। आईएम पॉलिसीज भी अटैच करनी पड़ेंगी आपको, स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग, ये सब चीजें यहाँ पे पहले से ही मैनेज्ड होता है। तो आपको बस ऑटो स्केलिंग में मिनिमम, डिजायर्ड और मैक्सिमम वैल्यू डिफाइन करना पड़ेगा, ताकि वो कितना स्केल अप स्केल डाउन कर सकता है। मॉनिटरिंग के लिए क्लाउड वॉच यूज कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल पार्ट्स होंगे।
यदि आप वेट नहीं क्रिएटर तो डिफॉल्ट में भी जा सकते हो आप, उसमें आपका ये केस क्रिएट कर लेगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे नहीं केस ऑन एडब्ल्यूएस और पोर्ट एवरीवेयर। तो चलते हैं क्लस्टर में आते हैं। पहले हमें क्लाउड फॉर्मेशन वाला पार्ट कवर करना है, तो अपलोड कर दिया फाइल, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। स्टैक नेम डिफाइन कर दूं, मैं यहाँ पे स्टैक 1 पहले बना था, स्टैक 2 कर देता हूँ। ये इसके अंदर ऑटोमेटिक इसने फेच कर लिया वीपीसी का ब्लॉक आईपी क्या रहेगा, पब्लिक सबनेट का पहला सबनेट, फिर पब्लिक सबनेट 2, प्राइवेट सबनेट एंड देन प्राइवेट सबनेट 2। एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये वीपीसी ऑटोमेटिकली बन जाएगा जैसे मैं स्टैक को रन कर दूंगा। देन नेक्स्ट, ये आपका रिव्यू हो गया, एंड देन सबमिट। ये फाइल्स मैं क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा, तो ये अभी एक वीपीसी क्रिएट कर देगा। सेम इसी वीपीसी में ही हमें अपना ईकेएस क्लस्टर कॉन्फ़िगर करना है। तो ये प्रोग्रेस में है आपका। वीपीसी में वीपीसी बनाना स्टार्ट कर दिया होगा इसने। पहले भी वीपीसी बना हुआ था, स्टैक वीपीसी 1 वीपीसी 2। ये वाला जो कल डिलीट नहीं होगा तो वो फिर से बना दे रहा है। इसमें जाओगे तो आपको इसका रिसोर्स मैप देखोगे तो यहाँ पे सबनेट्स बन जाएंगे, इसके राउटेबल जो भी है, इंटरनेट गेटवे है, सब यहाँ पे वो डिपेंड कर गया है। वो स्क्रिप्ट में पहले से ही मेंशन है। बाकी स्क्रिप्ट में आपको चेंजेस करना है तो आईपी की रेंज चेंज कर सकते हो आप। तो भी सब प्रोग्रेस में ही है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट बैक बैक क्लस्टर में आना है, क्रिएट क्लस्टर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे एक क्विक कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द चीजें आपको सिलेक्ट नहीं करनी। सेकंड एक कस्टम है, तो हम कस्टम में चलते हैं। ठीक है, ईकेएस मोड आपको यहाँ पे ऑफ रखना है, ठीक है, जो भी ये डिफॉल्ट है। यहाँ पे मैं क्लस्टर 1 के नाम से क्लस्टर क्रिएट कर लेता हूँ। ये नेम आपको कनेक्टिविटी के टाइम पे हेल्प करेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कुछ रोल्स का ऑप्शन आ रहा है। एक क्लस्टर 1 बना हुआ है, बट हम एक नया रोल भी, क्रिएट रिकमेंडेड रोल पे भी जाके इसको क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको अनचेक कर दो तो आपको नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ नया रोल बना सकते हो, क्रिएट रिकमेंडेड रोल। जैसे यहाँ पे ईकेएस क्लस्टर, तो पहले मैं एक रोल को डिलीट कर देता हूँ। आईएम में जाके मैं रोल भी बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि वो आपको लिए पूरा रोल्स में आएंगे। ये जाके यहाँ से डिलीट कर दूँ,
cluster 1, then click on delete. और बैक आते हैं यहाँ पे क्रिएट, अब आपको रोल नहीं दिखेगा, रिफ्रेश करोगे डिलीट हो जाएगा। क्रिएट रिकमेंडेड रोल पे जाना है, ये आईएम में स्विच करेगा आपको। एडब्ल्यूएस सर्विस यहाँ पे EKS EKS क्लस्टर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। जो भी डिफॉल्ट ले रहा है वो ले लेते हैं, हमें कोई पॉलिसी को सिलेक्ट नहीं करना, बस आपको यहाँ पे EKS क्लस्टर रोल नेम करके आप मेंशन कर दें एंड देन जाके आपको क्रिएट रोल पे क्लिक कर देना। ये रोल क्रिएट हो गया, इस रोल को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है, इसको रिफ्रेश करके। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कस्टम कॉन्फ़िगरेशंस एंड देन क्लस्टर नेम, रोल, कुबरनेटिस का वर्जन, यहाँ पे स्टैंडर्ड ले रहे हैं हम, डिलीट पॉलिसीज एंड देन इसके बाद ट्रांसमीटर एक्सेस। फिर नेटवर्क वाले सेक्शंस में आएंगे तो आपको VPC सिलेक्ट करना है, स्टैक टू VPC जो हमने क्रिएट किया वो सारे सबनेट सिलेक्ट कर लेगा। सिक्योरिटी ग्रुप भी ये ऑटोमेटिक ले लेगा, सिक्योरिटी ग्रुप को वही लेना है जो उसने क्रिएट किया स्टैक टू की हेल्प से। तो स्टैक टू VPC सबनेट्स एंड देन आपका सिक्योरिटी ग्रुप, इसके बाद नेक्स्ट में जाना है और कहीं कोई चेंजेस नहीं करना है। ये कुछ प्लगइन्स हैं, एड ऑन्स जो नेटवर्क पॉट को मैनेज करते हैं, मॉनिटरिंग एजेंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके इसको आप नेक्स्ट कर दो। ये आपका एड ऑन्स, चलो ठीक है, सिलेक्टेड एड ऑन्स हो गया। नेक्स्ट, ये रिव्यू हो गया, कस्टम नेम, वर्जन एंड अपग्रेड पॉलिसी टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे इसको क्लिक पे क्लिक कर देते हैं, तो ये मेरा क्लस्टर भी क्रिएट हो जाएगा। क्लस्टर जब तक क्रिएट होगा तब आपको इस क्लस्टर को कनेक्ट करने के लिए एक कोई मशीन चाहिए, या तो आपने VMware पे कोई भी आप मशीन इंस्टॉल कर लो, वहां पे परफॉर्म भी कर सकते हो, बट मैं मशीन इंस्टेंस में ही बना लेता हूँ, मतलब EC2 इंस्टेंस पे क्रिएट कर लेता हूँ। ये ओनली फॉर कनेक्टिविटी, आप विंडोज से भी कनेक्ट कर सकते हो। विंडोज में आप क्यूबसीटीएल कमांड, क्यूबसीटीएल टूल को इंस्टॉल करना है, तो विंडोज में इसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा हैक्टिक है, बट कोई नहीं। अभी हम EC2 इंस्टेंस में एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं, वहां पे सारी चीज कॉन्फ़िगर कर लेंगे। यहाँ पे बैक आएंगे, इंस्टेंस रनिंग में आएंगे एंड देन यहाँ पे लॉन्च इंस्टेंस। यहाँ पे मैं EKS VM के नाम से एक मशीन क्रिएट करता हूँ एंड बंडू ले लेता हूँ। क्यूबसीटीएल को रन करने के लिए थोड़ा सा हाई कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो T3 माइक्रो जगह आप T2 मीडियम ले लो। आप यहाँ पे की पेयर सिलेक्ट कर लेते हैं एंड देन सिक्योरिटी में सारे पोर्ट अलाउ कर लेते हैं। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पे लॉन्च द इंस्टेंस, और इसमें कुछ आपको कमांड्स इंस्टॉल करना है। पहले तो आपको AWS CLI, यदि केस को आपको कनेक्ट करना चाहते हैं तो इस VM को यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं मोबाइल एक्सटर्म से। स्विच एंड देन यहाँ पे होस्ट एंड देन इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा ubuntu एंड देन इसके बाद एडवांस सेटिंग्स की सिलेक्ट कर लेते हैं। की को ब्राउज करने के लिए आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लो। sudo space and then su apt space and then update space apply। अपडेट करने के बाद आपको इसमें AWS CLI के लिए यहाँ पे कुछ कमांड इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो ये हम पहले इसको डाउनलोड कर लेते हैं AWS CLI टूल्स को, फिर उसको अनजिप कर लेंगे। अनजिप करेंगे तो शायद मे भी अनजिप टूल इसमें होगा नहीं, तो अनजिप टूल को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हम EKS क्लस्टर को इस मशीन के साथ कनेक्ट कर सके। तो अनजिप नहीं है तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, स्पेस -y देन एंटर, फिर इसको इंस्टॉल करेंगे। अब अनजिप कर लो, अनजिप करने के बाद आपको यहाँ पे
जो कमांड कॉपी किए इंस्टॉलेशन का वो यहाँ पे रन कर लेते हैं। इसके बाद आप AWS का वर्जन देख सकते हैं। AWS यहाँ पे टूल इंस्टॉल हो गया होगा कमांड। फिर AWS को कॉन्फ़िगर करना है, AWS कॉन्फ़िगर एंड देन एंटर। कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको यहाँ पे क्रेडेंशियल्स चाहिए होंगे, तो यहाँ पे जाके सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पे जाके आपको एक्सेस की जो जनरेट किया गया है ये यहाँ से हटा के इसको डिलीट करो, यहाँ से डीएक्टिवेट एंड देन इसकी को इसको डिलीट करने के बाद नया क्रीड जनरेट कर लो। यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे एक्सेस की एंड देन सेकंड आपका आएगा सेक्रेट एक्सेस की एंड रीजन US हाइफन ईस्ट हाइफन 1 एंड एंटर। AWS CLI इंस्टॉल होने के बाद जो नेक्स्ट हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है वो आपका रहेगा, टूल तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं। इसमें एक IAM इंटीग्रेटेड रूल की जरूरत यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे तो IAM क्रेडेंशियल्स मेंशन कर दिए हैं। हमें kubectl इंस्टॉल करना होगा, तो kubectl इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कुछ कमांड दे रखी है, कमांड्स को फॉलो करना है। ये kubectl यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे इस क्लस्टर को कनेक्ट कर सकें। फाइल को डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद एग्जीक्यूशन की परमिशन दो आप, एंटर। इसके बाद आप नेक्स्ट आओगे, इसको पर्टिकुलर फाइल पे कॉपी करके इसका एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेना है। ये परमानेंट एंट्री कर रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद kubectl का वर्जन देखना है, वर्जन आप देख सकते हैं। तो वर्जन हमें दिखा रहा है, तो ये हमने पहले AWS CLI इंस्टॉल किया है और फिर हमने AWS को कॉन्फ़िगर करके, मतलब हमने अपने अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए अकाउंट की कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी करने के बाद हमने kubectl कमांड को इंस्टॉल किया। फिर इसके बाद क्लस्टर का स्टेटस देख लेते हैं, यदि रनिंग में एक्टिव आ गया होगा तो। अभी क्रिएटिंग ऑप्शन आ रहा है, तो जस्ट वेट करते हैं, उसके बाद हम वहां पे कनेक्ट कर पाएंगे। फिर हमें डिप्लॉयमेंट करेंगे, जिसके थ्रू हम पॉड बनाएंगे और सर्विस में लोड बैलेंसर यूज करेंगे, क्योंकि जो पहले जिस हमने प्लेटफॉर्म में किया था वहां पे पार्ट कवर नहीं होता था। अभी ये एकदम रियलिस्टिक मोड पे आपको उसको कर पाओगे, वहां पे एक आपको एक्सटर्नल आईपी असाइन हो जाएगा। तो ये हो रहा है कनेक्टिविटी, यहाँ पे हमारा मोस्टली सब चीजें हो चुकी है। फिर ये कमांड है डब्ल्यूएस EKS डेवलपमेंट रीजंस एंड देन कनेक्ट करने के लिए क्लस्टर का नेम आएगा। फिर हम kubectl गेट नोट्स करेंगे, तो ये वहां पे शो करेगा मुझे। फिर इसमें हमें वर्कर नोड्स भी कनेक्ट करना है। अभी मेरा ये ओनली आपका कंट्रोल प्लेन क्रिएट हो रहा है,
कंट्रोल प्लेन को वहां पे कनेक्ट कर लेंगे ताकि हम देख सकें कौन से नोड्स हैं। ये हमारा क्लस्टर एक्टिव हो गया। क्लस्टर का नहीं, हमारा क्लस्टर वन के नाम से। तो वो अकॉर्डिंग नोट्स ही है, तो यहाँ पर इस कमांड को कॉपी पेस्ट कर देंगे और अपना जो भी क्लस्टर होगा वही आपको असाइन करना है। क्लस्टर वन तो क्लस्टर वन जो रीजन है उस रीजन में आप पहले इसको वेरीफाई कर लोगे हमारा क्लस्टर किस रीजन में क्रिएटेड है, क्लस्टर का नेम क्या है, एंड देन एंटर कर दो। इसके बाद हम करेंगे क्यूब सीरियल स्पेस एंड देन गेट स्पेस एंड देन नोट्स करेंगे, तो मुझे यहाँ पे नोट दिख जाएगा। क्यूब सीरियल गेट नोट्स मुझे शो नहीं कर रहा है, नो रिसोर्स फाइंड आउट। नहीं, नोट्स मुझे अभी नहीं दिखाएगा एक्चुअली। गेट एनएस करो नेम सर्वर्स एंड देन गेट एसवीसी। नोट्स देखने के लिए एक्चुअली ये सिर्फ वर्कर नोट दिखाता है। तो वर्कर नोट देखने के लिए वर्कर नोड हमें कनेक्ट करने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पे क्लस्टर वाले उसमें आना है, कंप्यूट सेक्शन में जाना है और यहाँ पे वर्कर नोड ऐड करना है और इसमें लोड बैलेंसर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मैं नोड जीआरपी वन करके नोड ग्रुप वन बना रहा हूँ। एक रोल की रिक्वायरमेंट होगी एक्चुअली। ये जो रोल है, क्रिएट रिकमेंडेड रोल पे जाना, आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जैसे रोल पे जाओगे और यहाँ पे ऑटोमेटिक इंस्टेंस सिलेक्टेड होगा, नेक्स्ट पे जाओगे। अब यहाँ पे कुछ परमिशन सिलेक्ट करना होगा। परमिशन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या आपको करना है। तो वो पार्ट एक्चुअली इस पे नहीं दे रखा है, नोट्स और सेव करूंगा। यहाँ पे आपको वर्कर नोड के टाइम पे आपको कुछ पॉलिसी है। हाँ, EKCNI पॉलिसी ये आपको दे रखा है नेम, और एक दे रखा है वर्कर नोड पॉलिसी। ये आपके मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बट कोई नहीं, मैं अगेन क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे जो पहला आपका जो नेम था, EKS वर्कर, तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, वर्कर भी सिलेक्टेड है, तो ऑलरेडी आ रहा है, आपको इसमें कुछ करना ही नहीं, ऑलरेडी वो पॉलिसी सिलेक्ट कर ले रहा है। वर्कर नोड पॉलिसी न्यू करके मेंशन कर लेते हैं। इनको बाद में डिलीट भी कर देंगे, क्रिएट रोल पे कर लो। ये रोल मेरा सक्सेसफुली बन जाएगा। फिर आपको बैक आना है। अभी आपको एक ही एक रोल दिख रहा है, आप यहाँ पे करोगे तो आपको एक रोल और नजर आएगा। ये आप ये सिलेक्ट कर लो एंड देन इसके बाद नेक्स्ट पे जाइए। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी ऑपरेटिंग सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लो।
ऑन डिमांड कैपेसिटी में चलेगा। नंबर ऑफ इंस्टेंस आपका एंटर इंस्टेंस का जो टाइप है T3 मीडियम ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। डिस्क का साइज क्या रहा है वो दे रखा है। डिजायर्ड साइज मिनिमम साइज सबका आपका सिमिलर आ रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। और set the maximum number of percentage available node to be tolerated during the node group version update। तो एक एक करके आपको वहां पे अपडेट करना है। तो इसके बाद नेक्स्ट सबनेट्स ऑलरेडी आ जाएंगे जो हमने बनाए थे, और इसके बाद में क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग, ये लोड बैलेंसिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होता है। जस्ट वेट करते हैं, स्टेटस अभी क्रिएटिंग है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट अभी भी क्रिएट हो रहा है, तो जस्ट वेट करते हैं। एक्टिव हो गया है। देन बैक आने के बाद अब यदि यहाँ पे आपको देखना है गेट नोट्स करके देखिए, आपको नोट्स दिख जाएंगे, कीप स्पेस, गेट स्पेस एंड देन नोट्स। तो हमारे दोनों वर्कर नोट रेडी हैं। इसने दो इंस्टेंस क्रिएट किए होंगे, आपको यहाँ दिख जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, बैक आइए। अब आपको हमें कोई भी डिप्लॉयमेंट करके देखना है, तो हम यहाँ पे आते हैं, डिप्लॉयमेंट करते हैं। इस डिप्लॉयमेंट में हमारा एक वेब पेज क्रिएट किया गया है, HTTP अपाचे वेब सर्वर का इंस्टॉलेशन दे रखा है। रेप्लिका की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 पोर्ट्स बनेंगे। पोर्ट नंबर 80 आपका यहाँ पे एक्स तो जो है, यहाँ से कॉपी करते हैं। विम स्पेस pod1.yml यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको अप्लाई कर लेते हैं, और इसके लिए एक सर्विस क्रिएट करेंगे, स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस स्पेस एंड देन pod1.yml kubectl space and then get space get deploy and kubectl space get deploy and then get pods। आपको दो pods नजर आएंगे, रनिंग है स्टेटस। अब इसके लिए सर्विस, मतलब इसको एक्सपोज करने के लिए आपको लोड बैलेंसर, यहाँ पे आपको टैब लोड बैलेंसर दिख रहा है। आप यहाँ पे नोड कोड के साथ भी पहले करके देख सकते हो, बट हम डायरेक्टली नोड लोड बैलेंसर पे ही जाएंगे। विम स्पेस pod या svc.yml या pod2.yml, जिसने इसे क्रिएट करना है। इसमें सेलेक्टर्स और लेबल डिफाइन है, जिसके थ्रू वो कनेक्ट कर लेगा उसको माई ऐप करके। ऐप माई ऐप एंटर kubectl space and then apply space -f space pod2.yml। ये अप्लाई हो गया। kubectl space
तो यहाँ पे गेट स्पेस SVC एंटर करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको एक लोड बैलेंसर का एक यहाँ पे आपका जो DNS नहीं है वो यहाँ पे एलोकेट हो गया। जैसे कि हमने लोड बैलेंसर के DNS हमने देखा भी है AWS में। ये आपको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद इसको ब्राउजर में पेस्ट कीजिए। ये ऑटोमेटिकली आपका DNS का मतलब लोड बैलेंसर का DNS IP है, जो भी बैकएंड में लगे हुए दो वर्कर नोड्स में सर्विस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो नॉट रीच, बट अभी थोड़ा टाइम लेगा, 5 से 10, 3-4 मिनट में एक्सेस हो जाएगा। HTTP है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेट करते हैं, थोड़ा सा होल्ड करते हैं इसको, तो ये एक्सेस हो जाएगा। तो इस तरीके से मेनली ये वर्क करता है। लोड बैलेंसर सर्विस आपका यूज तब हो पाएगा जब आपने क्लस्टर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म में क्रिएट किया हो, जहाँ पे लोड बैलेंसर इस सर्विस बैकग्राउंड में पहले से कॉन्फ़िगर्ड हो। जैसे कि हमारा EKS क्लस्टर में हो रखा है। EKS क्लस्टर में यहाँ पे आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप नेम, IAM रोल, इसके बैकग्राउंड में आपका वो भी होगा, लोड बैलेंसर। यहाँ पे एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप भी बना है ऑटोमेटिक। और यहाँ पे जैसे यहाँ LView में जाकर के देख सकते हैं भी। तो यहाँ पे देखो लोड बैलेंसर आपका इसने टाइप क्लासिक लोड बैलेंसर लिया है, जो भी इसको बेस्ट लगा है। ये मे भी कल का भी दिखा रहा है क्या, 14 अगस्त का भी क्रिएट हुआ पड़ा हुआ है। कर देते हैं एक्शन एंड देन डिलीट, confirm and then click on delete। बैक आते हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं इसको एक्सेस करके हमारा पेज एक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ये एक्सेस 8 वॉक्स। तो यहाँ पे हम प्रॉपर जो कुबरनेटिस सर्विस का जो टाइप है लोड बैलेंसर उसका हम यूज कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पे प्लेटफॉर्म में करोगे, या तो आपने उस क्लस्टर को ही लोड बैलेंसर के साथ बनाया ऑटो स्केलिंग के साथ, तो बेस्ट है। बट EKS यदि क्लाउड प्लेटफॉर्म AWS ही यूज करो तो उस केस पे कहीं ना कहीं आपका EKS ही बेस्ट है, या आप एजोर में कर रहे हो तो वहाँ पे EKS है, आपको सारी चीज इंफ्रा कंट्रोल नहीं करना पड़ेगा। बट इंफ्रा में आप कंट्रोल चाहते हैं तो फिर आपको मैनुअल ही करना पड़ेगा। इसको वन बाय वन करके, आप लोग कोई क्वेरी है तो क्वेरी बता दो, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ, फिर हम अपने प्रीवियस वाले उसमें आते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज कवर ये कर सकते हैं, जो हमारा एक्सटर्नल नेम वाला पार्ट था वो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। एक तो लोड बैलेंसर हमारा जो पेंडिंग था, मतलब कंफ्यूजिंग था, काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था लास्ट वाले उसमें। फिर हमारा एक जो नेक्स्ट है वो एक्सटर्नल नेम सर्विस टाइप है, जो कि मान लो कोई भी API को कनेक्ट करना है तो उसके लिए यहाँ पे दे सकते हैं। ये आपका वो लेट्स एज्यूम यू हैव एक्सटर्नल डेटाबेस mydbexample.com एंड योर कुबरनेटिस एप्लीकेशन नीड टू कनेक्ट टू इट, मतलब यदि इस डेटाबेस को कुबरनेटिस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना है जो पॉड में रन हो रहा होगा। इंस्टेड ऑफ हार्ड कोडिंग दिस एक्सटर्नल डेटाबेस URL इन योर एप्लीकेशन यू कैन यूज एक्सटर्नल सर्विस। तो हम कनेक्टिविटी करने के लिए करेंगे URLs का यूज करेंगे, तो उसकी जगह हम एक्सटर्नल सर्विस नेम का यूज कर लेंगे। यहाँ पे एक सर्विस बनाया गया है, उसमें ये डोमेन नेम मेंशन किए गए हैं। तो यहाँ पहले हम ये जो डिप्लॉयमेंट्स कर रखा है वो हम डिलीट कर लेते हैं।
किसी कोई क्वेरी नहीं करना, इसको डिलीट कर देता हूं, डिलीट pod 2.yml। एंड देन नेक्स्ट जो आएगा हमारा pod 1.yml। ठीक है, क्यूब स्पेस एंड देन गेट स्पेस, हम पॉड्स करेंगे, पॉड्स नहीं दिखने चाहिए। एसवीसी हमें सर्विस में आपका जो क्लस्टर का सर्विस होता है वही दिखना चाहिए, बाकी नहीं दिखने चाहिए, वो में शो हो रहा है। एंड देन नेक्स्ट हम आते हैं जो हमारा एक्सटर्नल नेम का है, वो भी हम इसी में कर लेते हैं, हमें तो मेनली क्लस्टर तो हमारा बना हुआ है, जब ये रन हो रहा है तो इसी में परफॉर्म कर लेते हैं। एक्सटर्नल नेम में पहले तो हमें एक पॉड, वो मतलब एक मैनिफेस्ट क्रिएट करना है जिसमें हम एक एक्सटर्नल नेम सर्विस क्रिएट करेंगे, जिसमें हमने एक एक्सटर्नल नेम मेंशन किया mydb.example। इसका रियल यूज केस क्या है, जब आप अपने कोई एक्सटर्नल डीबी को अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, वो एप्लीकेशन कहाँ पे कुबरनेटिस पर रन कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे कनेक्ट करेंगे वो नीचे आपको दिख जाएगा, vim स्पेस pod3.yml। इसके बाद इसको अप्लाई कर लेते हैं, क्यूबसिटी स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -f स्पेस pod3.yml। इसके बाद आपका यहाँ पे एनजिनिक्स वेब सर्वर के थ्रू इसको हम, मान लो हमारी एक एप्लीकेशन एनजिनिक्स, उसके साथ हमें उसको कनेक्ट करना है, तो उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे कनेक्टिविटी के लिए रेफरेंस नेम क्या दरकार, नेम इज एक्सटर्नल डीबी, the value external db using external name service। इसको कनेक्ट कर लेगा vim space and then pod4.yml। इसकी कनेक्टिविटी करने के बाद इसको अप्लाई कर लेते हैं, kubectl स्पेस एंड देन अप्लाई स्पेस -f स्पेस pod4.yml, kubectl स्पेस get स्पेस ये pod स्पेस है, पर वो ये भी इसको किस वर्कर नोड पे आपका रन कर रहा है, तो वाइट दो पॉड्स हैं, दोनों अलग अलग वर्कर नोड्स पे रन हो रहे हैं, माई ऐप करके। kubectl स्पेस get स्पेस svc, आप उसको देख सकते हैं mydb.example.com। और इसके लिए मान लो मुझे इसको एक्सेस करना है, तो आप इसको, अच्छा टेस्टिंग के लिए ये सब सारे पार्ट दे रखे हैं, ये तो शायद नहीं था, ये तो देख रहे हैं कि उसको कनेक्ट, दिस confirm that XDB is mapped to the mydb.com। ये एक ns lookup कमांड है जो इसको रिजॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उस चीज को ये शो करेगा। तो सर्विस जो है वो एक्सटर्नल डेटाबेस को रिजॉल्व कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, उसके लिए यहाँ पे कंफर्मेशन दिए गए हैं। बट मैंने एक और भी एग्जांपल यहाँ पे किया था, एक काम करते हैं, ये एंट्री हम यहाँ पे क्लस्टर आईपी के साथ एसवीसी हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो ये यहाँ से टेस्टिंग तो चलो इसमें दे रखा है, वेरिफिकेशन के लिए दे रखा है कि यदि मान लो ये आपको शो कर रहा है, आपको सर्विस में आ रहा है, तो दिस कंफर्म दैट एक्सटर्नल डीबी इज मैप टू द mydb.example.com। यदि आपको कनेक्टिविटी पॉड के अंदर जाके टेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे इसको एक बिजी बॉक्स जो कि एक डीएनएस सर्वर की तरह वर्क करता है, इसके थ्रू आप उस डोमेन नेम को रिजॉल्व करके देख सकते हो एनएस लुकअप कमांड के। तो इसके लिए एक आपका टेस्ट पॉड रन होगा, ये आपको शो कर देगा कौन इसको वो कर रहा है। तो यहाँ पे सर्वर कांट फाइंड डोमेन, बट यहाँ पे इसमें तो शो नहीं कर रहा है, बट ये लास्ट में आ रहा है mydb.example.com। और
ठीक है, ये आपके सर्वर का नहीं मारा जो इसको रिजॉल्व कर रहा है। बट एक कंफर्मेशन और देख लेते हैं, दूसरा कोई एग्जांपल देखें। डिलीट, पहले इनको डिलीट कर देते हैं, हैपन विद स्पेस पॉट फ्लो डॉट माइनर, जिसपे हम यहीं पे नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं लोकल डीएनएस के थ्रू। बैक आते हैं, ये फाइल को क्लोज करते हैं। ये मेनली पार्ट था। तो यहाँ पे भी लेट एक्सप्लोर a detailed scenario where e-commerce platform running Kubernetes need to integrate with multiple external service। तो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसको हमें मल्टीपल सर्विस के साथ कनेक्टिविटी करना है, जैसे पेमेंट गेटवे हो गया, शिपिंग सर्विस हो गया, ईमेल सर्विस। ये किसी वेब सर्वर का एक्सटर्नल वो नेम नहीं, तो डोमेन नेम के लिए नहीं, जो इंटरनली, जैसे मान लो कि आपको अपने वेबसाइट के साथ पेमेंट गेटवे लगाना है, तो उस केस में कनेक्टिविटी के लिए हेल्प करता है। या शिपिंग सर्विस का मेंशन करना है, या आपको ईमेल्स का मेंशन करना है, तो वहां पे तो इसमें प्रॉपर एक पर्टिकुलर नेम स्पेस के थ्रू गया है, एक सेपरेट नेम स्पेस बनाया गया है एक्सटर्नल सर्विसेज के नाम से। और वहां पे ये कुछ हमारे सर्विसेज क्रिएट किए गए, दो सर्विसेज हैं, दोनों कनेक्ट करके देखेंगे। वेब स्पेस पॉड 5.yml, सर्विस नेम, सर्विस का टाइप, और सर्विस का डोमेन। क्यूब सीरियल स्पेस अप्लाई स्पेस हाइफन एम स्पेस पॉड 5.yml। इसके बाद आपका सेकंड शिपिंग के लिए दे रखा है, एक पेमेंट गेटवे के लिए, एक शिपिंग के लिए, और एक ईमेल, तीनों के लिए तीन दे रखे हैं यहाँ पे। Vim space port 6.yml, this space and then apply space apply space port 6.yml। तो पहले EKS क्लस्टर वाला था। फिर आपका ये नेक्स्ट एपीआई दे रखा है जो कि ईमेल प्रोवाइडर के लिए port 7.yml, then enter user space and then apply space again space port 7.yml। इसके बाद गेट सर्विस करके आप इस पर्टिकुलर नेम स्पेस में सर्विस को आइडेंटिफाई कर सकते हो। उन्होंने नेम स्पेस वैसे किया नहीं है, मतलब जैसे क्या होता है डिफॉल्ट नेम स्पेस पे करता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दो एनएस यहाँ पे एनएस रहता है आपका, गेट एनएस क्लिक करोगे तो हम अभी तक जितने डिप्लॉयमेंट्स कर रहे थे वो डिफॉल्ट में था, बट यहाँ पे आप इसके लिए भी कर सकते हो एक अपना सेपरेट, मतलब आप कंपनी में वर्क करोगे तो एक सेपरेट नेम स्पेस पे ही काम करोगे। फिर एप्लीकेशन का इंटीग्रेट किया गया है, थ्री पॉड्स को अलग अलग आपके ई कॉमर्स, पेमेंट, शिपिंग, ईमेल। यहाँ पे भी वही रिजॉल्व करके ही देखा गया है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट ई कॉमर्स ऐप, ये उन्होंने डिफॉल्ट नेम स्पेस पे किया है, सर्विस उन्होंने डिफरेंट उसमें किया है, बट एक कनेक्टिविटी कैसे करेगा फिर, चलिए देखते हैं। .8.yml, into this space and then apply space hyphen f space port 8 dot
keeps it space, get space, and then pods. But ये image error दे रहा है. Delete space, hyphen have space, pod 8.1. Image कौन सा यूज किया गया इसमें? इमेज में रेप्लिका सेलेक्टर्स कंटेनर्स माई ई कॉमर्स ऐप, ऐसा कोई इमेज हमारे पास होगा ही नहीं पहली बात तो. देखते हैं इसका और भी कोई डेमोन्स्ट्रेशन का पार्ट है क्या. तो पहले ही कॉन्फ़िगर किया गया था 5 के अराउंड. एक बार इमेज चेंज करके देखो, इमेज स्पेस एंड देन pod 8.yml. nginx colon latest सब टैग लगा देते हैं latest. अभी रनिंग में आ गया. रेडी स्पेस एंड जो नीचे जो चल रहा है पॉड उसको डिलीट करते हैं. पॉड स्पेस टेस्ट हाइफन पॉड. ठीक, वही वाला पार्ट दे रखा है. स्टार्ट टेम्परेरी डिबगिंग पॉड. चाहिए इस पॉड रन करके आपको चेक करना है कि वो रिजॉल्व कर पा रहे नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे. मे बी सर ये इमेज फेस्ट ना हो. ठीक हो गया. इसमें जाके ना ये आप इन एक्सटर्नल नेम्स को वेरीफाई कर देखिए कि रिजॉल्व कर रहे नहीं कर रहे हैं. एनएस लुकअप कमांड के हेल्प से जो हमने एक्स्ट्रा नेम मेंशन किए हैं एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट्स में.
तो यहाँ पे सर्वर्स ऐड और यहाँ पे सर्वर्स कांट फाइंड एपीआई एंड एक्स डोमेन, इसका नंबर नेम दिखा रहा है सर्वर कांट फाइंड एपीआई। So ये ना should return a no should return a CNAME record pointing to correct external name। तो सिर्फ CNAME का ही दिखाएगा, CNAME का तो आ रहा है API डॉट पेमेंट प्रोसेसर डॉट कॉम, इसमें भी आपका शिपिंग डॉट कैरियर डॉट एपीआई डॉट नेट। और ये जो सर्वर जो रिजॉल्व कर रहा है उसका नहीं आ रहा है, मतलब ये मेनली वो डीएनएस सर्वर है जो हमने ये रन किया है, इसको भी रिजॉल्व करके देख लो। ये जस्ट कनेक्टिविटी दे रहा है, बाकी ये रियल में जब आप एप्लीकेशंस के साथ करोगे तब पेमेंट गेटवे या ऐसा कुछ भी करना है तो वहां पे आपका ये शो करेगा फिर ये सक्सेसफुली रिजॉल्व कर रहा है उनको। देखते हैं, और भी मैंने सर एक डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब एग्जिट कर देता है, ये सब डिलीट कर देता हूँ, वन बाय वन करके डिलीट करते हैं। Delete pod 8.viable and then pod 7.viable, 6.viable, shipping and then एक फाइल भी होगा आपका। सारी फाइल्स डिलीट करते हैं पॉड एस्ट्रिक करके, जितनी फाइल हमने क्रिएट किया है। 25 हमने 8 मंथ का, कम्युनिटी जॉब्स का दिखा रहा है, एलम है, ये 25/3 का है, मार्च का। 12/8/25 इंग्लिश कंट्रोलर दे रखा है। 5/8 ये दे रखा था पार्ट ये, बट 14 का वर्कर नोट स्प्रेडिंग केस कस्टमर विद वर्कर नोट, ये तो मैंने फाइल ये शेयर कर दूंगा मैं। और भी कोई 8 का है, 7/8 साइट का वेक्टर्स, टेबल सेट, एलम 6। स्ट्रीम नेम से फाइल जो आ रही है यहाँ पे,
ये पार्ट तो वही था शायद से पहले जो डिफाइन किया था। तो इसका मैं ये देख लूंगा, मैं नेक्स्ट हम एक वो डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो है एक्सटर्नल नेम का मैं एक पार्ट और वेरिफिकेशन करूंगा और क्लियर करेंगे इसको। लोड बैलेंसर तो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड देन आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, जैसे कि एक डेमन सेट का पार्ट कवर कर लेते हैं। बहुत लेंदी नहीं, छोटा सा पार्ट। डेमन सेट जो है आपका, ये दे रखा है, फाइल मैंने इंग्लिश उसका भी मैंने बनाया था, एक्सटर्नल नेम का भी। चलिए डेमन सेट ही कर लेते हैं। डेमन सेट एक्चुअली बेसिकली क्या है कि आपके पास जितने भी नोड्स हैं, तो उनके लॉग्स को कलेक्ट करने में ये हेल्प करता है, क्योंकि ये पॉड्स को उस सभी नोड पे रन कर देगा जितने नोड्स चल रहे हैं। यदि एक नया नोड आप बना दोगे तो एक और पॉड वहां पे रन कर देगा। ये काफी ये इंपॉर्टेंट, इसका रियल यूज केसेस क्या है कि यदि आपको उन सारे नोड्स के लॉग्स कलेक्ट करना है, is a Kubernetes worker controller that ensure a copy of pod run on all the node in the cluster, जितने भी होंगे। उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप नोड को ऐड करोगे, एक पॉड वहां पे भी चल जाएगा। यदि आप नोड को रिमूव कर दोगे, उसमें वो भी डिलीट हो जाएगा। तो वन नो पॉड पर नोड, इसका डिप्लॉयमेंट्स करते हैं यहाँ पे। और ये डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू बने। डिप्लॉयमेंट ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता, हम मैनुअली क्रिएट मतलब मैनुअली डिफाइन करते हैं कौन सा पॉड कहाँ पे चलेगा, या रैंडमली ले लेगा ऑटोमेटिक। पर यहाँ पे क्या है कि ऑटोमेटिकली आपका तो जितने नोड्स होंगे उतने एक पॉड एक नोड पे चलेगा। रोली अपडेट दोनों ही सपोर्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलते हैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर लेते हैं। vim space and then pod one dot yml। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा, एक्सटर्नल नेम को करने के बाद हम इंग्रेस कंट्रोलर करेंगे जो सर्विस से रिलेटेड है आपका। इस स्क्रिप्ट को देखना है तो यहाँ पे जाके इसको करते हैं। आपका डेमोस्ट्रेट का नेम, देन इस पे एक लेबल लगा हुआ है ताकि वो सिलेक्टर आपके साथ करने के साथ कनेक्ट हो जाए। और ऐप एंजिनिक्स, और एक टॉलरेशन भी दे रखा है कि ये आपका वर्कर नोड पे भी चल जाएगा, मतलब कंट्रोल प्लेन पे, मतलब कंट्रोल प्लेन पे भी चल जाना चाहिए। टॉलरेशन मेंशन है वहां पे, मतलब जितने भी नोड है, वो चाहे आपका वर्कर नोड हो, कंट्रोल नोड हो, सब पे चलेगा। अप्लाई स्पेस -have स्पेस एंड देन pod one dot yml, एंड देन इसके बाद क्यूब सीक्रेट स्पेस एंड देन गेट स्पेस एंड देन इसके बाद पॉड्स करोगे। पॉड तो कर लिया, बट हमें हाइफन को वाइड करके देखना है, इसलिए दो ही वर्कर नोड है। कंट्रोल प्लेस यहाँ पे वैसा नहीं है, ये दोनों वर्कर नोड्स पे चला 151 95। इसके बाद यहाँ पे डिविजन को अप्लाई करो, गेट डिविजन करके यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे कोई नया नोड ऐड करते हो तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका वहां पे चल जाएगा। तो ये एक्चुअली था, बाकी इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है। अच्छा, मान लो यहाँ पे आपको लॉग कलेक्ट करना है, तो उसके लिए इन्होंने एक अलग से मतलब वो दे रखा है, कलेक्ट करके एक पर्टिकुलर पाथ में जाके स्टोर कर देगा वेरलॉग नाम की डायरेक्टरी पे। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन डिफरेंट है, मतलब है आपका डेमिसेट का। डेमिसेट में हमारा जो यूज किया गया है फ्लुएंट डी, एक इमेज है जो मेनली क्या करता है कि मतलब फ्लुएंट डी एक टूल है जो एक इमेज के साथ इंटीग्रेटेड है। और ये क्या करेगा, जितने भी आपके नोट्स हैं सभी से लॉग को कलेक्ट करके लेके आएगा। तो ये वाला डिलीट करके ये फ्लुएंट डी वाला करते हैं।
kubectl स्पेस, ये वेब है कि जितने आपके नोड है उतने ही पॉड चलेंगे। आप एक नोड और ऐड कर लोगे तो उसमें चल जाएगा pod 1 डॉट yml vim स्पेस एंड देन pod 2 डॉट yml, यहाँ पे आते हैं। तो इसमें रिसोर्स सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है इस स्क्रिप्ट में, बट हमें फोकस क्या करना है, मेनली जो यहाँ पे पार्ट दे रखा है फ्लुएंट डी इमेज है, क्यूब सिस्टम नेम स्पेस पे चलेगा जो क्लस्टर का नेम स्पेस होता है, और एक कंट्रोल प्लेन पे भी चला देगा या मास्टर होगा आपका। इसके लिए कितना आपका लिमिट दे रखा है, कितना इसको मेमोरी मैक्सिमम से कितना रिक्वेस्ट है वो दे रखा है। किस इसमें एक वॉल्यूम माउंट किया गया जहाँ पे जाके लॉग पे स्टोर करेगा, वेर लॉग के अंदर क्यूब स्पेस इस पाथ के लॉग लेके आएगा। अप्लाई स्पेस एफ एन स्पेस एंड देन pod 2 डॉट yml। इसके बाद हम क्या करते हैं कि बैक जाते हैं। आप यहाँ पे जाके शो कर लो कॉपी करके। तो यहाँ पे आपका फ्लुएंट डी के कुछ यहाँ पे वो चल रहे होंगे, फ्लुएंट डी 2 जितने वर्कर नोड उतने ही रन करेंगे। देन आपको लॉग एक्सेस करने हैं तो यहाँ पे एक कमांड है, आप इस पे लॉग फेच कर सकते हो। ये लॉग्स आपके सिस्टम के लिनक्स के लॉग्स हैं, वेर लॉग डायरेक्टरी के अंदर जो आपके लॉग्स हैं। तो ये बता रहा है फ्लुएंट डी, अच्छा ये हमारा पॉड नहीं है तो आप पॉड को मेंशन करो यहाँ पे। पॉड का नेम हम यहाँ पे चेंज कर दिया, अपना जो पॉड चल रहा है वो मेंशन कर दो। इस पॉड के लॉग लेके आएगा वेर लॉग डायरेक्टरी से, तो ये सारे उसके लॉग्स आ रहे हैं। तो आपका डेमन सेट जो मेनली यूजफुल है वो आपका है कि यदि आपका क्लस्टर एक रन कर रहा है उसमें जितने भी आपके नोड है सभी से लॉग कलेक्ट करके लेके आएगा, वो भी जो भी आपने पाथ मेंशन किया हो किस पाथ के लॉग्स लेके आएगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है, ये वेरिफिकेशन का पार्ट दे रखा है। आपको दूसरे नोड पे जाना, दूसरे नोड का भी करके आप देख सकते हो। तो इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दूसरे नोड का देखना देख सकते हो आप यहाँ पे क्यूबसिकल पहले गेट पॉड्स करोगे, पॉड करने के बाद आपका जो दूसरा वर्कर नोड है, दूसरा जो पॉड है उसकी लॉग देखने के लिए ये दूसरा वाला पॉड आपके दूसरे वर्कर नोड में चल रहा होगा, तो वहां से कलेक्ट करेगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, क्यूब स्पेस एंड देन डिलीट स्पेस हाइफन स्पेस एंड देन पॉड 2 डॉट yml। तो ये मेनली डेमन सेट है जो इसका मेनली यूज है, वो आपके क्लस्टर में चल रहे सभी सभी नोड से लॉग को कलेक्ट करना है। और फ्लुएंट डी जो टूल है वो लॉग कलेक्टर के लिए ही यूज करते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। बाकी इसमें एक्सटर्नल नेम का पार्ट दे रखा है वो भी देख कवर करेंगे, तो देख लेंगे उसका और भी कुछ ना कुछ बेस्ट ना बेस्ट सोल्यूशन दे रखा होगा। वो भी सही है, वो भी डीएनएस सर्वर की तो रिजॉल्व कर रहा है, कोई इशू नहीं है। बट हम इंटरनली चाहते हैं कि हम कोई वेब पेज हम एक्सटर्नल नेम से एक्सेस कर सकें, तो वो पार्ट हम देख लेंगे। अब क्या करना है कि जो हमने क्लस्टर क्रिएट किया उसको हम यहाँ पे रिमूव कर पाए, तो रिमूव करने के लिए पहले वर्कर नोड डिलीट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करना क्या पड़ेगा आपको, पहले तो ये आप ये जो इंस्टेंस था कनेक्टिंग वाला इंस्टेंस था ये पहले डिलीट कर दो। फिर इलास्टिक कुबरनेटिस में आप कंप्यूट सेक्शन में आना, तो नोड ग्रुप दे तो रखा था, कंप्यूट सेक्शन में आओगे पहले नोड ग्रुप डिलीट करेंगे। यहाँ पे नोड ग्रुप है ये, इसको डिलीट कीजिए। नोड ग्रुप का मेश फिल कीजिए क्योंकि इसका बिलिंग बहुत ज्यादा हायर है, T3 मीडियम यूज कर रहे थे, बिल बहुत ज्यादा जनरेट करेगा। तो ये आप इसको गलती से भूल मत जाना, जब ये डिलीट हो जाएगा तभी आपका क्लस्टर डिलीट होगा। फिर आप क्लाउड फॉर्मेशन से जाके वो सारी चीजें जो रोज बनाए रोज डिलीट कर सकते हो। तो थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है वो सिर्फ एक्सप्लोर नेम में है, बाकी हमारे पास सभी के रियल डेमोन्स्ट्रेशन है, कोई इशू नहीं आना चाहिए। कोई क्वेरी है तो कर सकते हो।
तो ये जैसे ही मेरा डिलीट हो जाएगा मैं उसको भी डिलीट कर दूंगा। तो मैं मीटिंग एंड कर दे रहा हूँ। फाइल्स और जो भी रिलेटेड फाइल्स थी वो आपको मैं अपलोड कर दूंगा।